मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट साइंस के बारे में और हम लोगों के द्वारा मॉक टेस्ट की जो सीरीज चलाई गई है उसके 8वें अध्याय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट के अंदर सुपर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और प्रत्येक दिन हमारी जो लाइव क्लास है बच्चों वो रात्रि 9 बजे चलाई जाती है। प्रत्येक बच्चे को रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है और मैं आशा करता हूं कि अधिकांश बच्चे चैनल के साथ जुड़ गए होंगे। जो बच्चे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं सभी को सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और उसके बाद हमारा जो लाइव है इसका आपको जो है थोड़ा सा फायदा उठाना है और अपने आंसर सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट करने हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान पर देखिएगा। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? सभी बच्चे डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये डेफिनेशन किसकी है? एक आपको दिया गया ए फिटिंग, एक चार्ल्स डार्विन, एक लैमार्क दिया गया है, एक डी दिया गया उपरोक्त सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अटेंडेंस को सबमिट कराएंगे और उसके बाद सभी बच्चों को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जाना है या फिर आपको लाइव चैट बॉक्स में जाना है। अपने आंसर सभी बच्चों को सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। 4 ही सेकंड के अंदर आप लोगों को रिप्लाई देना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तो सही विकल्प की हम बात करते हैं बच्चों, डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी चार्ल्स डार्विन भी गलत है। यहां पर ए फिटिंग आपका पूर्ण रूप से सही है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ए फिटिंग के द्वारा दी गई है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, केवल इतने सेंटेंस को आपको पढ़ना है। भौतिक वातावरण का हिस्सा कौन सा नहीं है? एक है भूमि, एक है मृदा, एक है खनिज और एक आपको दिया गया बस्तियां। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण नहीं है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है आपका जैविक। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो भौतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है बच्चों। तो बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। ए आपका गलत है क्योंकि ये तो भूमि भौतिक पर्यावरण है। बी मृदा, ये भी भौतिक पर्यावरण है। सी खनिज, ये भी आपका भौतिक पर्यावरण है। लेकिन जो सी है बच्चों ये भौतिक पर्यावरण नहीं है, ये सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसलिए डी आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है और गलत का ही हम लोगों को चयन करना था। ठीक है, तो निगेटिवली ट्रू की अगर हम बात करते हैं तो डी हम लोगों का यहां पर बच्चों राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए अरे भाई तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सभी बच्चे। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित रखता है? बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि जो सतत है उसका मतलब कॉन्टिन्यूसली है, लगातार है, निरंतर है। उसके बाद स्थायी विकास सब बच्चों को पता है। अवधारणा का मतलब एक तरीके से होता है कॉन्सेप्ट। अब ये आपको थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। सतत व स्थायी विकास की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? एक आपको दिया गया है नियतवादी अवधारणा, एक दी गई है संभववादी अवधारणा, एक दी गई है नवनियतिवाद अवधारणा और एक बच्चों डी दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट आए हैं उन सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर देना है। सभी को अपने ग्रुप में लाइव क्लास को शेयर करना है। साथ ही साथ सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस देनी है और यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 से सभी बच्चों को एक साथ लाइव हो जाना है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सही आंसर की। आपके पास जो 4 विकल्प हैं उनमें से एक को हम चुन लेते हैं। यहां पर ए आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सी आपका पूर्ण रूप से सही है और डी आपका यहां पर क्या है, गलत है। नवनियतिवादी अवधारणा का संबंध किससे है? सतत व स्थायी विकास की अवधारणा से है। सभी बच्चों को याद रख लेना है।
चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो। कितना परिवर्तन हुआ हो, आपको बस एक वर्ड्स को पकड़ना है। वन्य क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इतने प्रतिशत से कम या अधिक मानवीय क्रियाएं हो रही हो, ये आपको चूज करके बताना है। पहला विकल्प है आपके पास 50% से कम, बी विकल्प है आपके पास 50% से अधिक, एक सी बच्चों आपको दिया गया 75% से कम, एक डी भी यहां पर दिया गया 100% से कम। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इतने प्रतिशत मानवीय क्रियाएं होती हैं। इस तरीके से आपको आंसर सबमिट कराना है। आई थिंक आपकी 4 सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। डी आपका यहां पर पूर्ण रूप से गलत है, सी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है। एक ऐसे क्षेत्र को वन्य क्षेत्र की सूची में रखा जा सकता है जहां पर 50% से कम मानवीय क्रियाएं की जाती हैं। तो आपका ए विकल्प यहां पर बच्चों पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन है और मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? एक आपको दिया है कार्ल रिटर, एक दिया गया है ग्रिफिथ टेलर, एक दिया गया है डेविस, एक आपको दिया गया डार्विन। चलिए अरे भाई तेजी से लाइव बॉक्स में जाइएगा और सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी स्टूडेंट लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक किसको माना जाता है? कार्ल रिटर को माना जाता है, ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है, डेविस को माना जाता है या फिर डार्विन को माना जाता है? 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को रिप्लाई देना है। अरे भाई बहुत फास्टली आपको आंसर देना है क्योंकि डेली हमारी जो क्लास है वो 10-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती है क्योंकि बच्चों के जो आंसर हैं वो थोड़ा सा स्लो आते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर सही विकल्प की बच्चों। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। कार्ल रिटर यहां पर हमारा पूर्ण रूप से एकदम सही आंसर है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? यूएन के द्वारा 2002 का जो साल है उसे किस रूप में मनाया गया था, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। 4 विकल्प आपके पास मौजूद है बच्चों, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पहला विकल्प है बच्चों सतत विकास, एक बी आपको दिया गया स्वच्छता वर्ष, एक आपको दिया गया वन संरक्षण वर्ष, एक दिया गया मृदा संरक्षण वर्ष। किस रूप में 2002 को यूएन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है, ये आपको 4 सेकंड में रिप्लाई करना है। चलिए अरे भाई 3 से 4 सेकंड ही आप लोगों को लगानी है, उसी निश्चित समय के अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट करा देना है। चलिए अरे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। 3 से 4 सेकंड का समय आपको मिला है बच्चों, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। 4 से भी बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया जा चुका है। चलिए सही विकल्प की बात करते हैं। डी आपका यहां पर पूर्ण रूप से गलत है, सी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका यहां पर गलत है। सतत विकास यहां पर सही है। सन 2002 में यूएन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास का वर्ष 2002 को घोषित किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये तो बहुत ही ज्यादा आंसर जो है इजी क्वेश्चन है, कल के सेशन में भी आया था। इसको तो आप जितना जल्दी और अच्छे से याद कर लेंगे ये आपको इन फ्यूचरली कहीं ना कहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक 21 मार्च है, 23 दिसंबर, 5 जून, एक दिया गया है, निम्न में से कोई नहीं। चलिए अरे 3-4 सेकंड में ही आप लोगों को रिप्लाई करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 दिसंबर, एक 5 जून यहां पर दिया गया है, एक डी दिया गया है, उपरोक्त सभी। चलिए
तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। बात करते हैं सही विकल्प की, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ए आपका गलत है, बी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। यहाँ पर 5 जून क्या है, सही है। ठीक है, अधिकांश बच्चों का आंसर सही आया है, तो सभी बच्चों ने जो आंसर दिया है उसके लिए सभी को वेल डन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जिसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? चलिएगा विकल्प पढ़िएगा सभी बच्चे ध्यान से। ए विकल्प आपको दिया गया है धारणीय विकास, एक दिया गया है गरीबी कम करना, एक दिया गया है वातानुकूल, और एक बच्चों डी दिया गया है कागज के थैलों का प्रयोग। निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन सा विकल्प है जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है? चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर देना है। चलिए 3 से 4 सेकंड में आपको रिप्लाई देना है बच्चों। चलिए आई थिंक आपकी 4 सेकंड कंप्लीट हो चुकी हैं। बात करते हैं सही आंसर की। पहला विकल्प दिया गया है धारणीय विकास, तो इसका संबंध आपका पर्यावरणीय सुरक्षा से है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। कागज के थैले हमें उपयोग करने चाहिए पर्यावरण की सेफ्टी के लिए, क्योंकि प्लास्टिक को गलाना पृथ्वी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, एक वातानुकूल, ये भी आपका गलत है। गरीबी का कोई भी संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो इसलिए बी विकल्प हमारा यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? ठीक है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है किसी भी स्थान पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए कितने प्रतिशत वनों का होना अनिवार्य है मिनिमम। एक आपको दिया गया है 20%, एक 23, एक 33, एक आपको दिया गया 53। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई प्रत्येक स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए किसी भी स्थान पर मिनिमम कितने वनों का परसेंटेज होना अनिवार्य है। चलिए 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं सही विकल्प की। ए बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका यहां पर गलत है। 33% यहां पर हमारा एकदम सही आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसी चीज का अवशोषण करते हैं। वह क्या है जिसका वो अवशोषण करते हैं? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, वो किस चीज का अवशोषण करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। एक विकल्प है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, वो किस चीज का अवशोषण करते हैं, कौन सी ऐसी गैस है जिसका वो अवशोषण करते हैं, ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसको वो घटाने का काम करते हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि ना हो। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। 3 से 4 सेकंड आप लोगों की खत्म हो चुकी है। ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। CO2 का अवशोषण पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ये प्रदूषण को घटाने में योगदान देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना है? अगर हम किसी स्थान पर पौधे उगाना चाहते हैं तो उस स्थान का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? एक आपको दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस, एक 15 डिग्री सेल्सियस, एक 4 डिग्री सेल्सियस, एक आपको दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए किसी भी स्थान पर पौधे उगाने के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। आप सभी को बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। किसी भी स्थान पर पौधे उगाने के लिए उस स्थान का मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बात करते हैं सही विकल्प की। ये आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है। बी 15 डिग्री भी आपका गलत है, डी 20 डिग्री भी आपका गलत है। किसी भी स्थान पर पौधे उगाने के लिए मिनिमम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान आपका होना चाहिए उस स्थान का? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
क्वेश्चन नंबर 12 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा इस पर फोकस नहीं करेगा, ठीक है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर अपने सबमिट कराने हैं। एक है कोलकाता, एक बी दिया गया है भोपाल, एक सी दिया गया आपको देहरादून और डी आपको दिया गया लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कोलकाता, भोपाल, देहरादून और एक डी यहां पर बच्चों हमें दिया गया है लखनऊ। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए, अरे भाई इतना टाइम नहीं लगाओगे, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराओगे। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका गलत है यहाँ पर, बी भी आपका गलत है और बच्चों बात करते हैं डी की, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सही आंसर की। भारत में वन अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है? देहरादून में। अब बच्चों आपको 3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। एक, कभी कभी पेपर में आता है नीरी का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तब आपको नागपुर बताना है। नीरी का मुख्यालय कहां पर है? नागपुर में। यदि हिंदी में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान भारत में कहां है, तब आपको नीरी का मुख्यालय बताना है कहां पर? नागपुर में, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, एक आता है आपका फॉरेस्ट, बात करिएगा, एक आएगा आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है। जब FRI का पूछा जाता है तब आपको बताना है देहरादून। और यदि आपसे सर्वे का भी पूछा जाता है, वन सर्वे का मुख्यालय कहां पर है, तो भी आपको क्या बताना है? देहरादून बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं भोपाल। भोपाल में किस चीज का है? वन प्रबंधन का जो मुख्यालय है मैनेजमेंट का, वो आपका कहां पर लगता है? भोपाल। ये 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है, वन सर्वे भी आपका कहां पर है? देहरादून में है। यदि हम राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपका नागपुर में है, लेकिन वन प्रबंधन की यदि बात की जाए तो भोपाल में है। ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेने हैं, इन फ्यूचरली आपको परीक्षाओं में काफी काम आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन यानी कि वनों से ढका हुआ क्षेत्र कितना है और कौन सा है, ठीक है। तो क्षेत्र की तो फिलहाल यहाँ पर बात नहीं की गई है, लगभग पूरे भारत के अंदर 24% वन है, लेकिन हमें फिलहाल ये बताना है कि कौन से टाइप के वन भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? एक है आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन, एक है परिबद्ध वन, एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए चलिए, अरे तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जब आपकी रिवीजन क्लास होती है तो उसमें बहुत ज्यादा चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलना है और तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, मैं उन सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं जो बच्चे सेशन में लेट आते हैं, सभी को एक्यूरेट 9 बजे लाइव आ जाना है और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में आप लोगों को क्लास को शेयर करना है जैसे ही लाइव क्लास हो जाती है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। आपके पास 4 विकल्प थे यहां पर बच्चों। अगर हम बात करते हैं तो डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन का जो प्रतिशत है वो कौन से वनों का है? आरक्षित वनों का है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किसको हरा सोना कहा गया है? ये बहुत बार आने वाला है। सफेद सोना किसे कहा गया है? पीला सोना किसको कहा गया है? काला सोना किसको कहा गया है? हरा सोना किसको कहा गया? बड़े ही डिमांडेड क्वेश्चन है इन्वायरमेंट साइंस के अंदर, इनकी बहुत ज्यादा आप लोगों को डिमांड मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं बच्चों पहले की। तो ए विकल्प आपको दिया गया है कृषि, एक बी आपको दिया गया वन, एक सी आपको दिया गया कॉफी और एक डी बच्चों आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी स्टूडेंट्स को अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। हरा सोना किसको कहा गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लेना है। हरा सोना किसको कहा गया है? चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा सभी बच्चे।
आपके पास एक विकल्प है ए, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक आपका डी, ये भी गलत है। एक कॉफी, ये भी गलत है। यदि मैं हरे सोने की बात करता हूं तो बच्चों एक तो वन और एक चाय, इन दोनों को सदैव क्या माना गया है? हरा सोना कहा गया है। ठीक है। यदि सफेद सोने की बात करते हैं तो कपास बताना है आपको। यदि पीले सोने की बात की जाती है तो तिलहन बताना है। और यदि आपसे काले सोने की बात की जाती है तब आपको कोयला बताना है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे की परीक्षाओं में इनका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? जो वनों पर अधिकार है वो जनता का है या राज्य सरकारों का है या केंद्र सरकारों का है या किसी प्राइवेट कंपनी का है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक आपको दिया गया है निगमित निकाय, एक दिया गया है गैर सरकारी व्यक्ति, एक राज्य दिया गया है, एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। वन संपदा का मालिक किसको माना जाता है? हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर वन संपत्ति है, वन संपदा है, तो उसका मालिक किसको माना जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइएगा। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक किसको माना जाता है? 4 विकल्प यहाँ पर आपके पास मौजूद है। एक निगमित निकाय है जो लोकल की नगर पालिका वगैरह उनकी तरफ ये इंडिकेशन कर रहा है, ए ऑप्शन। एक बी प्राइवेट आदमी कोई, या सी राज्य सरकार, या डी उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। जो भारत की वन संपदा है उसका असली मालिक किसको माना जाता है? राज्य सरकार को माना जाता है। ठीक है। जो सी विकल्प है इसको आपको पूर्ण लिख लेना है, पूर्ण ये बैठेगा आपका राज्य सरकार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? आप लोगों को ये बताना है वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से है, पेड़ लगाने से है, फसलों में वृद्धि करने से है, पौधों का संरक्षण। 4 विकल्प यहां पर मौजूद हैं। आप लोगों को तेजी के साथ बताना है वन महोत्सव का संबंध किससे है? पेड़ काटने से है, पेड़ लगाने से है, फसलों में वृद्धि से है, या पौधों का संरक्षण करने से है। चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि करने से, पौधों का संरक्षण करने से। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आंसर नहीं सबमिट कराएगा। वन महोत्सव का संबंध किससे है? चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, ए भी गलत है। वन महोत्सव का संबंध बच्चों पेड़ लगाने से है और ये के.एम. मुंशी के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। के.एम. मुंशी भारत के भूतपूर्व कृषि मंत्री रहे हैं। उनके द्वारा भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। वन महोत्सव को वर्तमान समय में सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव को प्रतिवर्ष भारत में प्रत्येक संस्थान के द्वारा, विभागों के द्वारा मनाया जाता है। किस रूप में? वन महोत्सव के रूप में। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो उसमें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करके एक टॉपिक आता है, उसी के आधार पे आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट कराना है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर, एक आपको दिया है शुष्क क्षेत्रों पर, एक पहाड़ों की चोटी पर, एक दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सोपान कृषि कैसे इलाकों में की जाती है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलानों पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर। एक डी आपको यहां पर दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। पहाड़ों के ढलानों पर जो खेती की जाती है उसको सोपान कृषि कहा जाता है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। अरे इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। अगर ये भी आप गलत कर देते हो तो बड़े दुख की बात होगी। ठीक है, अधिकांश बच्चों को राइट आंसर ही सबमिट कराना है। इतना इजी क्वेश्चन है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल सेंस के आधार पर ही इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। चलिए चलिए 3 से 4 सेकंड में आप सभी को अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा।
अरे भाई तेजी के साथ समय चल रहा है। चलिए चलिए सही आंसर सबमिट कराइएगा। वेल डन, अधिकांश बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए बात करते हैं बच्चों सही आंसर की। पहला देखिएगा आपके पास विकल्प है जल। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। ऊर्जा भी एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हम लोगों को यहाँ निगेटिवली ट्रू बताना था। तो बच्चों यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है, ये 3 विकल्प आपके प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन डी किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये एक कृत्रिम संसाधन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, तो तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर देने हैं। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है जनसंख्या वृद्धि, एक आपको दिया गया है भूकंप, एक दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण, एक वन्य जीवों का शिकार। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का कारण नहीं है। बच्चों 4 विकल्प हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है। इस तरह के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपरों में बहुत पूछे जा रहे हैं। आपके साथ परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है आप उसे पढ़ के जाओगे और डायरेक्ट जाकर आंसर दे दोगे। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चनों का परसेंटेज आजकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 19 का तेजी के साथ आपको रिप्लाई करना है। चलिए बात करते हैं सही आंसर की। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का कारण नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, यदि किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, यदि किसी स्थान पर पर्यावरण प्रदूषण होगा तो आप ये मान सकते हो तो वो प्रदूषण बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों में कमी लेकर आएगा। ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन को कम करने वाला फैक्टर है। एक वन्य जीवों का यदि शिकार करते हैं तो भी हम ये मान सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों में कमी आनी है, लेकिन भूकंप आने से कभी भी प्राकृतिक संसाधनों में कमी नहीं आती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखने देना है, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार करने से प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है, जबकि भूकंप के आने से किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन में कोई कमी नहीं आती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तेजी के साथ सभी बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। चलिए जो पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है वो आप लोगों को यहां पर बताना है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, जिसको हम पर्यावरण साइंस के अंदर नहीं पढ़ते हैं। एक आपको दिया गया अनुकूलन, एडेप्टेशन, एक दिया गया जनसंख्या वृद्धि, एक दिया गया परिवर्तनशीलता, एक दिया गया पार्थिव एकता। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बताना है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। 4 विकल्प हैं, अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, एक आपको दिया गया पार्थिव एकता। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ज्यादा समय आप लोगों को यहां पर नहीं लेना है और 4 सेकंड के अंदर आपको लाइव चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। निगेटिवली ट्रू बताना है, अनुकूलन का संबंध पर्यावरण से है, जनसंख्या वृद्धि का नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, सॉरी, बात करते हैं निगेटिवली बताना है ना आपको, तो उसी एंगल से अगर हम बात करते हैं तो डी भी गलत है, सी भी गलत है। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है तो फिर आप लोगों को राइट आंसर बताना है जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि अनुकूलन भी हम पढ़ते हैं, उसके अंदर परिवर्तनशीलता भी पढ़ते हैं, पार्थिव एकता भी पढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का कभी भी एनवायरमेंट साइंस में किसी प्रकार का, किसी भी प्रकाशन की किताब में, किसी भी पाठ्यक्रम में कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो उसका मूल आधार नहीं है। यानी कि बी यहां पर निगेटिवली ट्रू आपका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। चलिए चलिए तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये आईएएस में आया है और सन 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए विकल्प है आपके पास बायोटोप, एक है बायोग, एक है इकोटोन और एक आपको दिया गया शियर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो संक्रमण होता है उसको क्या कहा जाता है?
चलिए बायोटोप, बायोग, इकोटोन और एक शियर। चलिए अरे 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर नहीं सबमिट कराएगा। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। एक आपको दिया गया था बायोटोप, ये आपका गलत है। बायोग भी आपका गलत है। डी शियर भी आपका गलत है। इकोटोन कहा जाता है यदि 2 पारिस्थितिकी तंत्र है और उनके बीच में जो बनने वाला कॉमन एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं हमेशा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 2 भिन्न समुदाय के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन तो 21 वाला ही है, सेम है, लेकिन उसको आईएएस में पूछा गया था थोड़ा सा टफ करके, और ये 22वां क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पूछा गया है। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज और ऑप्शन को चेंज किया गया है, बाकी कोई अलग कंडीशन नहीं है। हमारे पास 2 भिन्न समुदाय हैं तो 2 भिन्न समुदाय का मतलब 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। अब उन पारिस्थितिकी तंत्रों के अंदर जो कॉमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। अब संक्रमण को इंग्लिश में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ए आपका यहाँ पर बच्चों गलत है और बी भी आपका गलत है। एक इकोस्फीयर ये भी गलत है, उसको क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। तो इकोटीन नहीं है, शुद्ध आपको लिख लेना है इकोटोन। चलिए आई होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 2 अलग क्वेश्चन नहीं है, दोनों सेम है, अलग अलग एग्जाम में आए हैं। थोड़ा सा ऑप्शनों में फेर करके थोड़ा सा दाएं बाएं घुमाकर क्वेश्चन को पूछा गया है। सभी बच्चे समझदार हैं, सभी को ध्यान से टेक्निक को समझना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसी की वजह से हल्की सी स्पीड आज आपकी क्लास की बढ़ाई गई है। 25 क्वेश्चन हम लोगों को इस क्लास में डिस्कस करने हैं और हम आज की अपनी जो क्लास है उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। सभी बच्चे लास्ट तक क्लास के साथ बने रहेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। एक आपको दिया गया अनुकर्मण, एक दिया गया संक्रामिका, एक दिया गया चरम अवस्था और एक बताया गया है क्रमिकी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर देने हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को क्या कहा जाता है, अनुकर्म, संक्रामिका, चरम अवस्था, एक आपको दिया गया क्रमिकी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होती है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक भी देंगे कि आप जो क्लास है उसमें क्या सुधार चाहते हो, क्या कमियां रह गई हैं क्लास में, ताकि मैं अगले लेक्चर में सुधार कर सकूं। क्योंकि आपके सुझाव मुझे एक्सपर्ट बनाने में थोड़ी सी मदद करेंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है या आप जो भी कमी महसूस करते हो, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के चैट बॉक्स में जाइएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर अपना फीडबैक सबमिट कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा अपना 100% बेस्ट देने का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर की। चलिए 23 के विकल्प देखिएगा सभी बच्चे। ए आपका गलत है, यहाँ पर सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है और उसको संक्रामिका कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह संक्रामिका कहलाता है, यानी कि इकोटोन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जब पृथ्वी पर जीवों का विकास होता है तो उसके संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है। एक आपको दिया गया है पेनगोलिन, एक दिया गया कच्छप, एक दिया गया है बाज, ठीक है। पहले पेनगोलिन आया, फिर उसके बाद कच्छप आए यानी कि कछुए वाले समूह, एक फिर आपका बाज आया, एक आपको दिया गया है बी ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, एक दिया गया सालामेंडर, अजगर, एक कंगारू, एक आपको दिया गया मेंढक, केकड़ा और झींगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सही है वो आप लोगों को बताना है। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अपने आंसर आप लोगों को सबमिट कराने हैं। बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। आपको बच्चों 3 से 4 सेकंड का समय दिया गया था और आई थिंक वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं सही विकल्प की, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है,
तो यहाँ पर सी आपका सही है, सालामेंडर और अजगर और फिर आपका कंगारू। ठीक है, ये आप देखिएगा ये एम्फीबिया वर्ग का जीव है। ठीक है, तो इसका मतलब जल में और स्थल में रहने वाला। अजगर आपका रेप्टाइल्स है और कंगारू आपका क्या है, मैमेलिया। थोड़ा सा बायोलॉजी की सेंस को लगाइएगा और आंसर अपने आप ही आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारी क्लास का, तो सभी बच्चे मैं आशा करता हूं कि क्लास से अंत तक जुड़े हुए रहेंगे हमेशा, और जो भी आपको समस्या है बिना किसी हेजिटेशन के पूछिएगा, और जो मैं मैक्सिमम सुधार कर सकता हूं अपनी क्लासों में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन फ्यूचरली मेरे द्वारा वो सुधार किए जाएंगे और रेगुलर क्लास आपको 9 बजे दी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार की ढील या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देना है। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस लेवल का है। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? एक आपको दिया गया सार्क, कच्छप, उदबिलाऊ। एक दिया गया उदबिलाऊ, कच्छप, सार्क। एक दिया गया कच्छप, सार्क, उदबिलाऊ। एक डी यहाँ पर दिया गया सार्क, उदबिलाऊ और कच्छप। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर देने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट नहीं कराएगा। 4 सेकंड आप लोगों के पास है, उन्हीं 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बढ़िएगा बच्चों आंसर की तरफ। बात करते हैं यहां पर हम सही आंसर की बच्चों। तो डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, ए यहां पर आपका पूर्ण रूप से सही है। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से सबसे पहले सार्क को रखा जा सकता है, फिर कच्छप को रखा जा सकता है, फिर उदबिलाऊ को, यानी कि ए आपका यहां पर पूर्ण रूप से सही है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आपके सुझाव जो है आमंत्रित है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो, और सभी छात्रों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।